साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। हम लोग चर्चा करते हैं कि गौशालाओं की स्थिति कैसी है, गायों की जो देखरेख का काम है वो हम कैसे कर पा रहे हैं, जो गौवंश हैं मतलब जो बैल हैं या फिर गायें हैं उनकी देखरेख के प्रति हम कितने जागरूक हैं, जो हम दूध पी रहे हैं वो कैसा है, ऐसी तमाम बातें, जो हम चारा खिलाते हैं अपनी गायों को वो चारा कहाँ से आता है, वो कितना शुद्ध है नहीं है। तो ऐसे तमाम सवाल हमारे मन में आते हैं, ऐसी तमाम बातें हम करते हैं न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं झारखंड की गौशालाओं की स्थिति पे, गायों की देखरेख पे, क्या योजनाएं हैं सरकार की उस पे, और इस पर बात करने के लिए हमने खास मेहमान को बुलाया है स्टूडियो में। स्वागत करते हैं राजीव रंजन प्रसाद साहब का, जो अध्यक्ष हैं राज्य गौ सेवा आयोग के। पहले तो राजू जी आपको बधाई कि आपने इसका पदभार संभाला है। क्या कुछ है, क्या हालत है अपने स्टेट में गौशालाओं की? देखिए, जितना काम इस पर होना चाहिए था झारखंड गठन के बाद से, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो पाया है। और ख़ास करके गौ सेवा के नाम पर राजनीति तो बहुत हुई, गौ रक्षा के नाम पर भी राजनीति बहुत हुई, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर अगर हम कहेंगे कि जो इन विषयों का संरक्षक एक इकाई है सरकार की, उसमें पदस्थापन तक नहीं हुआ। 2006 में मुझसे पूर्व पुरुषोत्तम दास झुंझुनवाला जी, चकुलिया निवासी, उनकी पदस्थापना हुई थी। 2009 तक वो कार्यरत रहे और उसके बाद पूरी तरह से ये विभाग जो है बगैर अभिभावक के कार्यरत था, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ इसको एक अनुदान देने वाली संस्था के रूप में झारखंड में इसका परिचय था। हालांकि अगर हम नियमावली का अध्ययन करेंगे तो बहुत ही व्यापक इसके कार्य हैं, कार्यक्रम योजनाओं का निर्माण, झारखंड में गायों की नस्ल में सुधार, उनके पूरे देखरेख की समस्या, कैसे इस राज्य को हम एक गो रक्षक और गो संवर्धक राज्य के रूप में परिवर्तित करें, मेरी प्राथमिकता की सूची में वही है। और जिस दिन से मैंने पदभार ग्रहण किया है, पिछले 16 तारीख को मेरा नोटिफिकेशन हुआ था, और उसके बाद जैसे ही मैंने पदभार ग्रहण किया, मैं पूरी तन्मयता के साथ, मैंने देश के 5-6 राज्य जहां बहुत अच्छा कार्य हो रहा है योजनाएं बना करके, उन तमाम राज्यों की कार्य योजनाओं का मैंने पूरा विस्तृत ब्यौरा मंगवाने का काम किया है और उसको लेकर मैं अध्ययनरत हूँ। मेरा पहला जो प्राथमिकता है कि इस राज्य में 23 गौशालाएं निबंधित हैं जी। हालांकि गौशालाएं बहुत चल रही हैं, लेकिन वही है कि अध्यक्ष के नहीं रहने के कारण उन गौशालाओं का निबंधन भी नहीं हो पाया। और उसमें झारखंड की एक बहुत बड़ी गौशाला है चकुलिया की ही, जहां 15,000 गोवंश के पशु वहां रहते हैं और उनका भी निबंधन आज तक नहीं हो पाया। ये अपने आप में एक विडंबना ही कह सकते हैं कि वास्तविकता में जो कार्य होने चाहिए थे। तो मैं चाहता हूँ कि इस राज्य में गौशालाएं आत्मनिर्भर कैसे बने, उस दिशा में मेरा पूरा फोकस रहेगा और प्रयास रहेगा। और सब कुछ सरकार के भरोसे भी नहीं हो सकता है, लेकिन उसको योजनाओं को धरातल पर लाना और उसको क्रियान्वित कराना, ये मेरी प्राथमिकता की सूची में है। मैं देख रहा था आपको अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें अखबारों में, तो मैंने पढ़ा कि आप किस तरीके से चाहते हैं कि गौशालाओं का संवर्धन हो, न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक तौर पे भी। तो जो समाज के लोग हैं, क्योंकि हर बार हम लोग कहते हैं कि ठीक है कोई भी सरकार या कोई भी अधिकारी सीधे सीधे अकेले काम नहीं कर सकता है, समाज का कंट्रीब्यूशन चाहिए। सोसाइटी को क्या काम करना पड़ेगा, कैसे सोसाइटी आपको सपोर्ट कर सकती है? देखिए, निश्चित रूप से इसको लेकर के भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ।
जैसे हम लोग सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं और हमारा ये विश्वास है कि गौ माता की सेवा करना या गौ पूजन करना 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा करना है। तो कम से कम इसी संस्कृति को आधार मान करके कि हम अगर चलते हैं तो आज हर लोगों के जेहन में रहता है कि हम भी गौ सेवा करें, लेकिन है कि अब कल्चर जो है वो फ्लैट कल्चर हो गया है, सभी लोग गोपालक भी नहीं बन सकते हैं। लेकिन जितनी गाय जो सूखी गाय हम जिनको कहते हैं कि हम दिक्कत यह है कि हम गौ माता जरूर कहते हैं, लेकिन उपयोग और उपभोग की वस्तु बना करके लोगों का सोच हो गया है कि जब तक वो गाय दूध देगी हम उनका पालन पोषण करेंगे, और जैसे ही वो सूखी गाय के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो हम लोग उनको खुला छोड़ देते हैं। ऐसा भी बहुत दृष्टांत सामने में आता है। आप देखेंगे कि सड़कों पर कहीं ना कहीं हाईवे में गाय घूम रही हैं और कई प्रकार की चीज़ें भी सामने आती हैं, जिनको बाद में प्रशासनिक स्तर पर पकड़ करके या जिन विषय को लेकर के जो सरकार के स्तर पर FIR दर्ज करा करके उन गायों को गौशालाओं को सुपुर्द किया जाता है, और फिर गौ सेवा के पास उसके उपायुक्त के माध्यम से एक दिया जाता है कि भाई इतनी गायों को पकड़ करके अमुक गौशाला को दिया गया है, इसके खर्च का वहन जो सरकार की अपनी एक नियमावली के तहत होता है, तो उसको लेकर के आगे क्रियान्वयन होता है। तो मेरा मानना यही है कि जितने गोवंश के पशु हैं कहीं ना कहीं उनका संरक्षण और संवर्धन किस प्रकार से हो। एक हम अगर उनको देवी देवता के रूप में भी पूजा कर रहे हैं और उनका संरक्षण और संवर्धन हो नहीं पा रहा है, इच्छा है अलग है, लेकिन लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो मेरे कार्यकाल में मेरा यह पहला प्रयास होगा कि सरकार के साथ और गौशाला संचालकों के साथ और जो आम जनमानस है उनके बीच एक समन्वयक की भूमिका निभा करके ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश की सेवा हो सके, उनका संरक्षण संवर्धन हो सके, झारखंड की पहचान एक गौ संरक्षक गौ संवर्धक राज्य के रूप में हो, यहाँ नस्लों की उन्नत किस्म को तैयार करके किस प्रकार से पौष्टिक दूध भी मुहैया हो, और उनसे जो उत्सर्जित चीज़ें होती हैं उसका भी उत्पादन। आप जानते होंगे कि केचुआ खाद का निर्माण, वर्मी कंपोस्ट की खरीद सरकार करती है टेंडर के माध्यम से। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि कम से कम सीधी खरीद अगर गौशालाओं के माध्यम से हो जाए तो जिन गायों की सेवा समाज कर रहा है, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट, अब मैंने भौतिक रूप से निरीक्षण का कार्य भी आरंभ कर दिया है। मैंने अपने उपाध्यक्ष के साथ कल ही रांची गौशाला न्यास समिति जो 116 साल पुरानी ट्रस्ट है और उसके द्वारा 3 गौशालाओं का संचालन होता है, तो उसको लेकर के मैंने एक अभियान ये किया है कि मैं हर जिले में जाऊंगा जहां भी निबंधित गौशालाएं हैं, पहले उनका भौतिक सत्यापन करूंगा कि किस हालत में है, क्या दिक्कत है, और समाज के सहयोग से जो चल रहा है उनकी दिक्कतों को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। चूँकि ये नियमावली भी हमारी थोड़ी जटिल होती है, अगर हम कोई अनुदान भी देते हैं तो उसकी कागजी कार्रवाई इतनी होती है कि लोग घबरा जाते हैं कार्यालयों का चक्कर लगाने से। तो इस विषय पर भी हम सरकार से वार्ता करके थोड़ी सरलता लाने का प्रयास करेंगे कि भाई जो समाज जिन गौशालाओं को संचालित कर रहा है उनका PPP मॉडल अपना करके किस प्रकार से लोगों के बीच में एक मेरे जेहन में है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि हमारी माता हमारा दायित्व करके एक योजना लाई जाए जिससे सारे जनमानस को, भाई एक योजना चली थी आपने देखा होगा कि वृक्षारोपण में लोग एक एक वृक्ष को गोद लेते थे, तो ऐसी भविष्य में हम योजना लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम एक गोवंश के को एक एक व्यक्ति जो है अपने सांस्कृतिक धरोहर को ही मान करके अपने जिसकी हम परिकल्पना करते हैं दिलो दिमाग में जो हमारे है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाते हुए एक, चूँकि जब आप गोवंश की सुपुर्दगी प्रशासन के आधार पर गौशालाओं को होती है तो आप देखेंगे गौशालाओं के में जाने के बाद कि उनको एक यूनिक ID प्रदान किया जाता है और उनको एक टैग लगा हुआ रहता है, तो उनकी उपलब्धता या उनकी जानकारी तो सार्वजनिक है, तो उस टैग के आधार पर ही लोगों को उनसे जोड़ना और उनके भरण पोषण का खर्च अगर एक एक व्यक्ति अगर ले लेता है
तो फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति भी अपने आप को गोपालक महसूस करेगा और वहाँ जा कर के वो गौ सेवा का भी एक कार्य कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो जो गौ सेवक यहाँ लगे हुए हैं, गौशालाओं का जो संचालन हो रहा है, समाज के ही लोग हैं, वो उनके माध्यम से हो रहा है, तो उसको लेकर के हम किस प्रकार से आगे बढ़ें, यही मेरा प्रयास है और इसकी का मैं अध्ययन कर रहा हूँ। बहुत जल्द इस पर अपने विभागीय मंत्री आदरणीय बादल पत्रलेख से इनकी चर्चा करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, जो बहुत संजीदा व्यक्ति हैं और उनकी दूरदर्शिता के कारण ही आज इतने वर्षों के बाद हम लोगों का मनोनयन बतौर अध्यक्ष और बतौर उपाध्यक्ष इस आयोग में हुआ है, तो कम से कम उसकी इस अवसर को एक चुनौती में के रूप में लेते हुए मैं कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से हमारी गौशालाएं आत्मनिर्भर बने। अच्छा, अनुदान की बात आप भी कह रहे थे कि अनुदान तो मिलता है लेकिन काफ़ी पेचीदा है, उसमें अब कार्यालय का चक्कर लगाइए, बहुत सारी कागजी कार्रवाई करिए, फिर भी क्या व्यवस्था अनुदान की, सरकार की तरफ से क्या अनुदान मिलता है, उसका किस तरीके से उपयोग कर सकती हैं गौशालाएं? देखिए, जितने मात्रा में गौवंश के पशु को अगर प्रशासन पकड़ करके, अगर हम कहीं, आपने भी समाचार में सुना होगा कि गौ तस्करी के लिए ले जाते रहती हैं, या एक एनिमल क्रूएल्टी एक्ट भी है हमारे आईपीसी के में, उसमें व्यापार के दृष्टिकोण से भी अगर आप ले जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेतरतीब तरीके से इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी हमारे बहुत सारे पशु जो है बीमार पड़ जाते हैं या अन्य माध्यम से। पहले एक व्यवस्था होती थी कि जो लोग इसका व्यापार भी करते थे पशु का, तो उनको कृषि बाजार समिति जो है स्थानीय स्तर पर एक उसका पर्चा काट करके देती थी, जिससे कि स्थानीय स्तर पर कृषि विपणन परिषद का भी उस पर नियंत्रण होता था। लेकिन बाद के दिनों में, मैंने कहा ना कि बाद के दिनों में सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए इस नाम पर राजनीति हुई, लेकिन इस पर कार्य नहीं हुआ। तो नियमावली तो खैर विधानसभा का मामला है, वहाँ से नियमावली में अगर कोई संशोधन का भी विषय आएगा तो उस पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रस्ताव बना करके हम सरकार के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाने का काम करेंगे, और अगर उसमें कोई ये होता है तो कैबिनेट के माध्यम से फिर जाएगा विधानसभा में, उसमें सरलीकरण की भी प्रक्रिया है। लेकिन जो भी मुमकिन रास्ते हैं उनका हम उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि पीपल्स फ्रेंडली एक विभाग के रूप में इसको परिवर्तित करने का पूरा मेरा प्रयास है। ऐसे इरादे लेकर के मैं आया हूँ। अच्छा, और जो अनुदान का विषय आपने छेड़ा था, तो जो पकड़े जाते हैं पशु, उनके रख रखाव के लिए सुपर स्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना का भी निर्माण की जो व्यवस्था होती है, उसमें अनुदान के रूप में आंशिक उनको भुगतान किया जाता है। उसके बाद उनको उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है। एक तो स्वतः ही ये लोग जो है दान के आधार पर संचालन होता है ऐसी संस्थाओं का, अब वो बनाते हैं कोई सुपर स्ट्रक्चर, तो पहले उनको अपना खर्च करना है, उसकी व्यवस्था करनी है, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से उपलब्ध कराना है विभाग को, उसके बाद सरकार उनको चेक काट के देगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है आज के डेट में। ये जो नस्लों की बात है गायों की, जैसे अपने यहाँ तो तस्करी की गायें जो हैं उनको गौशाला में रखे हैं, कुछ जगहों पे गायों को खरीद के भी रखा गया है, लेकिन ये कहा जाता है कि हाल के दिनों में गाय के दूध को लेकर काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा कि बहुत बीमारियाँ हो रही हैं लोगों को, तो गाय का दूध पर ये पीजिए, A2 गाय का मिल्क हो जो 100 रुपये मतलब अच्छी कीमत उसकी मिल जाती है। तो नस्लों के सुधार के लिए क्या आपने सोचा है, गायों की नस्लें जो हैं अच्छी उनको कैसे लाएंगे झारखंड में? इस पर हम लोग पूरा वर्कआउट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, पशु अध्ययन, जिनके पशु चिकित्सा को लेकर के जो अध्ययन करते हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, उनके माध्यम से, ये वैज्ञानिक शोध के माध्यम से जो सारी चीज़ें पूरे देश के स्तर पर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, मैंने कहा कि इस पर कार्यरत हैं, तो उनके यहाँ जो योजनाएं हैं चल रही हैं उसका भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और बहुत जल्द जो पूर्ण स्वरूप में हम लोग अपनी बैठक करेंगे तो उसमें सारे ये एजेंडे लेकर के हम लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो नस्लों का, उन्नत नस्लों का विकास हो और पौष्टिक दूध झारखंड के लोगों को मिले। चूँकि आप अमूमन देखेंगे कि झारखंड की गाय जो होती हैं, उनके नस्ल जो होते हैं
वह बहुत छोटे रूप में आपको दिखाई देंगे। चर्चा तो हम गीर गाय की भी करते हैं, जर्सी गाय की करते हैं, लेकिन अगर हम अपने देसी गायों की चर्चा कर लें तो आप देखेंगे, कल मैं गौशाला गया था, बहुत कम मात्रा में जो एक होता है कि जो डील डॉल हम जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, वो कम दिखाई देती हैं। तो प्रयास करूंगा, जितना संभव होगा उसका प्रयास करने का प्रयास करूंगा कि भाई जो सरकार के स्तर से योजना बने, उनके क्रियान्वयन को लेकर विभाग इस पर कार्यरत हो। एक जो हुआ था, एक बड़ी चर्चा हुई थी अखबारों में पिछली सरकार के दौरान कि एम्बुलेंस जो है, स्वामी रामदेव आए थे और एम्बुलेंस गायों के लिए कि जहाँ पे गाय बीमार होगी वहीं पर उसका इलाज करेंगे। क्या स्टेटस है अभी उसका? देखिए, वो तो सिर्फ चर्चा हुई और उसका प्रचार भी हो गया खूब, काम तो कुछ हुआ नहीं। जो हेमंत जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, पूरी दूरदर्शिता के साथ मैं आपको बताता चलूं कि 5 प्रमंडल में 2-2 एम्बुलेंस की व्यवस्था अभी हम लोग उसका उपलब्ध कराने का पूरा फंड भी एलोकेट हो गया है। बहुत जल्द उसकी खरीदी होगी और प्रमंडलवार उसका वितरण भी होगा। फिर उसी प्रकार से आप देखेंगे कि गायों की या गोवंश के का जो अंतिम क्रिया होती है मरने के बाद, जो उनको हम तो ऐसे गौ माता करते रहते हैं, लेकिन किस प्रकार से उनकी अंतिम क्रिया होती है उसके लिए भी कोई उपलब्ध स्थान नहीं है। और जो सबसे बड़ा विषय है कि जो दान में मिले गौशाला की ज़मीनें हैं उसको भी सुरक्षित करना हमारी प्राथमिकता की सूची में है। मैंने कहा कि मैंने पहले दिन से ही इस प्रयास को प्रारंभ कर दिया था और मैंने तमाम गौशाला संचालक के समिति के पदाधिकारियों को रांची आमंत्रित किया। पशुपालन निदेशालय में बहुत सार्थक एक परिचयात्मक भी बैठक हुई और उनकी क्या दिक्कतें हैं, उन लोगों ने जो जो बातें रखी। तो आज झारखंड के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि गौशालाओं की भूमि का संरक्षण, ये अभी भूमाफिया भी इतने ज़्यादा तरीके से सक्रिय हो गए हैं, बेशकीमती ज़मीनें हैं, उनको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। चूँकि हमारे अध्ययन का एक और विषय है कि अभयारण्य के रूप में लोगों को इससे जोड़ने का, जो छत्तीसगढ़ में अभी चल रही है योजना, कि हम लाते हैं, पकड़ के देते हैं, किसी प्रकार से टीन टप्पर लगा करके शेड भी निर्माण हो जाता है, लेकिन खुले और उन्मुक्त वातावरण में उनको प्राकृतिक रूप से जो आहार उनकी होती है उनका विचरण करते हुए, तो इसको लेकर के दोनों स्तर पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। मैंने आते ही तमाम जिलों के उपायुक्तों को एक पत्र प्रेषित किया है कि सबसे पहले जो गोचर भूमि की उपलब्धता है आपके ज़िले में और उसकी अद्यतन स्थिति, चूँकि उस पर भी बहुत सारा अतिक्रमण का मामला मेरे पास शिकायतें आ रही थी, तो कम से कम एक जानकारी होनी चाहिए आयोग के पास कि भाई इतनी मात्रा में हमारे भूमि उपलब्ध है। तो कम से एक प्रमंडलवार हम किस प्रकार से एक इको फ्रेंडली पार्क के रूप में अभयारण्य बनाए और जो पशुएं पकड़ी जाएं उनको गौशालाओं के साथ साथ उन अभयारण्यों में ही कर दिया जाए और एक उसमें अम्यूज़मेंट पार्क बन जाए, लोग गौ सेवा के नाम पर वहाँ जाए भी समय बिताएं, उनके लिए भी उपलब्ध मात्रा में, मतलब गोधन के लिए भी जो व्यापक प्रबंध हमको करना पड़ता है, वो उतनी ज़्यादा उसमें मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट भी मिलेगा और जो नस्ल, उन्नत नस्ल की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें उनका काफ़ी विकास भी होगा, जिससे आने वाले दिनों में हम लोग इसको देखेंगे भी और अच्छे दूध यहाँ के लोगों को मिले। और खाद की चर्चा कर लें, आज पर्यावरण की सुरक्षा का विषय सबसे ज़्यादा है। झारखंड वन आच्छादित प्रदेश है, वनों की कटाई भी उसी प्रकार से हो रही है, हम उसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। हम जलावन के लिए लकड़ियों का उपयोग करते हैं, लेकिन मैंने देखा कल बहुत अच्छा प्रयोग रांची गौशाला न्यास समिति के द्वारा, और कतरास में भी ये प्रयोग हो रहा है, कतरास गौशाला धनबाद में, कि गो कास्ट का निर्माण हो रहा है। यानी एक बल्ली के शक्ल में गोबर उत्पादित गो कास्ट, जिसको हम जलावन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, हम उनको अंतिम क्रिया में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। हम कहीं भी उनको उपयोग करेंगे तो जितना प्रेशर
वनों पर है, आज लकड़ी की कटाई को हम बचा सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से भी वो बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। तो उसकी संभावनाओं को भी तलाशने का हम प्रयास करेंगे। अगर इस निर्माण कार्य को हम बढ़ावा देंगे तो बहुत सारे लोग इससे रोजगार के माध्यम से भी जुड़ेंगे। आज केचुआ खाद का हमने कहा कि किस प्रकार से खरीदी होगी, तो ये एक प्राकृतिक देन है कि उनको उत्सर्जित होना ही है, उनको लेना ही है। तो ये मध्यस्थता सिर्फ जो है सरकार और गौशालाओं के बीच होगा तो सरकार को अनुदान देने का भी जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा। अगर स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएंगी गौशालाएं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा विकास करने का, और जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन होंगे उसमें और योजनाओं का हम क्रियान्वयन करवा सकते हैं, उसको धरातल पर उतार सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम रोजगार से किस प्रकार से जोड़ें, जैसे गौशालाओं के जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं, गौमूत्र से बहुत सारा चीज़ बनता है। अब गौों के चरने के लिए भी अगर घास की उपलब्धता नहीं है तो हाइड्रोफोनिक्स एक तरीका होता है, जो पूरा चेंबर होता है एयर कंडीशनड। हाइड्रोफोनिक्स में 1 सप्ताह के अंदर आप पौष्टिक घास का निर्माण कर देते हैं, वो भी बगैर मट्टी के। वो कल मैंने देखा है और उसको मैंने स्वयं गौमाताओं को खिलाने का भी काम किया है। तो इस प्रकार से आगे चीज़ें बढ़ेंगी। अब इस पर काम करना है, हम और आप सब मिल करके करेंगे। जैसे जनजागरण का भी जो काम होगा तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से सारे लोग इस अभियान में लगेंगे और एक परिवार बन करके झारखंड की पहचान कैसे गो संरक्षक राज्य, गो संवर्धक राज्य के रूप में हो, हमारी यही प्राथमिकता है। एक तो शानदार काम है जो गायों के अंतिम संस्कार के लिए जो योजना आप लोग लेकर आए हैं वो बहुत ही शानदार है। कई राज्यों में ऐसी योजनाएं नहीं इसका मैं बताता चलूं कि हमारे माननीय मंत्री कृषि के जो हैं बादल पत्रलेख जी ने पलामू में इसका उद्घाटन भी किया है। और 5 प्रमंडल में, अभी हम प्रमंडल को ही ले रहे हैं स्थानीय इकाई के रूप में, तो कम से कम एक ये है। अब 2 जो पशु कल्याण बोर्ड है उसके माध्यम से एम्बुलेंस, हाइड्रोलिक एम्बुलेंस की खरीदी होगी। कहीं पर भी बीमार पशु है तो हाइड्रोलिक एम्बुलेंस की आज ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको उठाना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है जी। उसके लिए पूरा मानव बल लगता है। तो हाइड्रोलिक अगर एम्बुलेंस हम खरीदी करके और चलाएंगे तो निश्चित रूप से उस पर बहुत सारी संकटों का निवारण हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ों को, कल मैं गया सुकुरहुटू की गौशाला में, वहाँ बहुत बढ़िया एक प्रयोग किया गया है कि वहाँ पशु चिकित्सालय बनाया गया है, जहाँ 20 बेड गायों के लिए, बीमार गायों के लिए तैयार किया गया है। और सरकार की प्राथमिकता में हम लोगों ने ये आदेश दिया है कि गौशालाओं में जो हमारे पशु चिकित्सक हैं वो हर जगह उपलब्ध रहें, कम से कम एक तो जरूर रहें। लेकिन यहाँ की गौशाला ने तो अपना एक परमानेंट जो पशु चिकित्सक है उसकी नियुक्ति की हुई है। तो बहुत देख करके संतोष हुआ मन को कि चलिए इसी प्रकार से जहाँ नहीं होगा वहाँ और जगहों पर हम जाने का प्रयास करेंगे। और भौतिक सत्यापन के बाद बहुत सारी चीज़ें जो सामने आएंगी उसको किस प्रकार से दिक्कतों को दूर किया जा सके उस दिशा में काम करेंगे। अच्छा, एक जो है जो आप अच्छी बात कहते हैं कि गौशालाओं को ही आत्मनिर्भर बना दें ताकि उनको अनुदान की ज़रूरत ही ना पड़े या फिर वो अपना काम बढ़ा सकें। हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे लोग, जिन लोगों ने गिर गायों को मंगवाया या उन्नत नस्ल की गायों को मंगवाया, उनके दूध की बिक्री अच्छे दाम पे हो रही है, वो गौमूत्र भी बेच रहे हैं चूँकि उससे खाद बनता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। कई लोग उसका अर्क इस्तेमाल भी करते हैं, गोबर से गोबर का खाद बन रहा है, पंचगव्य की बात हम लोग करते हैं। तो इसको लेकर अपने यहाँ क्या सोचा है आपने, झारखंड में क्या करेंगे? हमें बोला जाए कि चतुर्मुखी योजना लेकर के आने का प्रयास करना होगा। एक तो नस्ल का भी जो मामला है उसको, उन्नत नस्ल की गायों को हमको मंगवाना ना पड़े, इसके लिए जहाँ हमारे गायों का जो संरक्षण होता है या उनका पालन पोषण होता है वहीं पर इसकी उपलब्धता रहे, ताकि वहीं पर उन्नत नस्ल की गायें जो हैं वो हमको मिल जाएं। तो इस प्रकार से फिर दुग्ध उत्पादन हो गया, अन्य जो चीज़ें हैं उनसे जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसको लेकर के काम करना, इसको बहुत व्यापक दृष्टिकोण लेकर के चलना होगा। और सरकार को भी उसमें थोड़ा सहयोगात्मक रवैया रखते हुए, चूँकि संवेदनशीलता रहनी बहुत आवश्यक है। इनको टेकन फॉर ग्रांटेड के रूप में जैसे अब तक किया जाता रहा है, मुझे लगता है कि इस
स्थिति को हमको बदलने का प्रयास करना होगा। और सरकार हमारी सोच रही है, ये अच्छी बात है। यही कारण है कि आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ और इसी के लिए हमको नियुक्त किया गया है। मेरे केंद्रीय नेतृत्व का भी मैं आभारी हूँ, चूँकि मैं थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और मैं इन विषयों पर बहुत ज़्यादा दिल से काम करता हूँ। तो मुझे अवसर मिला केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हुए, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी हुए, हमारे नेता विधायक दल आलमगीर आलम जी हुए। इन सारे लोगों ने सोचा कि अगर चीज़ों को धरातल पर उतारना है तो उसमें रुचिकर जिस व्यक्ति का उस विषय हो उनको ही वहाँ पदस्थापित किया जाए ताकि उस पर काम करने में आसानी हो सके। तो मैं उनका आभारी हूँ। हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री का भी मैं आभारी हूँ। हमारे संजीदा कृषि मंत्री का भी मैं आभारी हूँ। चलिए, अब कोई सवाल नहीं, 1 मिनट हमारे पास वक्त है। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को, वो कहिए प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ सेवा की ओर अपना कदम बढ़ाएं और सरकार भी इस दिशा में योजनाओं के साथ आपके समक्ष आने का प्रयास कर रही है। आपका सहयोग और समर्थन हमारे राज्य को गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिससे बहुत सारी समस्याओं का भी निवारण होगा और हम एक स्वस्थ और प्राकृतिक वातावरण में सांस ले सकेंगे। बहुत सारी बीमारियों से भी हमको इससे निजात मिलेगी। हम तो गायों की उन्नत नस्ल की बात कर रहे हैं। अगर हम गायों के दुग्ध का सेवन करेंगे तो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कम से कम विकसित रूप में नजर आएंगी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम करिए। आपको हम लोगों ने देखा है पहले से विभिन्न जगहों पे काम करते हुए और आपका काम ठीक रहा है, तो उम्मीद है कि गौ सेवा आयोग में भी आपका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे इस कार्यक्रम को ख़त्म करना है। आपसे ये अपील है कि जो गौ संरक्षण की बात हम करते हैं उसमें समाज का पार्टिसिपेशन, अगर समाज की भागीदारी नहीं होगी तो सिर्फ सरकार या आयोग या कोई अधिकारी अकेले दम पे ये नहीं कर सकता है। तो समाज की भागीदारी भी इसमें होनी चाहिए, तभी हम अपने गौवंश को संरक्षित कर पाएंगे। मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।